हॉस्पिटल के बेड पर लेटी तिरसा अपने पूरे होशो हवास में नहीं थी। उसने सामने डॉक्टर को देखा और धीमी आवाज़ में बोली, कबीर। फिर बेहोश हो गई। डॉक्टर कबीर अचानक क्यों तिरसा को इतने सालों बाद ऐसी हालत में देखकर हैरान था। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या करे। डॉक्टर कबीर तिरसा की यह हालत देख उसका कलेजा फटा जा रहा था। उसके जख्म, दर्द, तकलीफ़ उससे देखी नहीं गई। वो भागकर अपने कैबिन में आ गया। उससे तिरसा के जख्म बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। पहली बार किसी के जख्मों से इतनी तकलीफ़ हुई थी। ये जख्म सीधे दिल को तकलीफ़ पहुंचा रहे थे। वैसे तो वो बहुत बड़े बड़े ऑपरेशन कर चुका था। कई गंभीर एक्सीडेंट में हाथ या पैर खो चुके लोगों का सफलतापूर्वक इलाज कर चुका था। पर आज जब अचानक से तिरसा को ऐसी हालत में देखा तो उसकी आंखों में दर्द उतर आया था। उसकी इस हालत पर वह अपने अंदर एक टीस महसूस कर रहा था। अपनी टेबल पर सिर झुकाए एक अजीब सी कशमकश से गुजर रहा था। उसकी आंखें आंसुओं से भर आई थीं। आंसुओं की कई बूंदें एक के बाद एक टेबल पर गिर पड़ीं। खुद को संभाला और फिर एक नंबर डायल किया। डॉक्टर बनर्जी, कबीर ने धीरे से कहा। यस डॉक्टर कबीर, व्हाट हैपन? कबीर कुछ बोल ही नहीं पाया। फ़ोन कट गया। कुछ मिनट बाद ही डॉक्टर बनर्जी कबीर के केबिन में थे। क्या हुआ कबीर? डॉक्टर बनर्जी ने कबीर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। जैसे ही डॉक्टर बनर्जी ने अपना हाथ कबीर के कंधे पर रखा, कबीर के सब्र का बांध टूट गया और वो रो पड़ा। डॉक्टर बनर्जी हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर थे। उम्र में कबीर के पिता के समान, पर कबीर के बहुत अच्छे दोस्त थे। उन्होंने कभी कबीर को उदास भी नहीं देखा और आज फूट फूट कर रोते हुए देखा तो उन्हें बहुत चिंता हुई। डॉक्टर बनर्जी ने उन्हें गले से लगाकर सांत्वना देते हुए कहा, कबीर बताओ मुझे क्या हुआ है। कबीर ने पास में ही रखा पानी के गिलास से 2-3 घूंट पानी पिया और ख़ुद को नॉर्मल करने की नाकाम कोशिश करते हुए बोला, तिरसा की हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। मैं ये कैसे हैंडल कर पाऊँगा? मैं चाहता हूँ कि आप तिरसा का ऑपरेशन करें। मैं उसे इस हालत में नहीं देख पाऊँगा। प्लीज़ डॉक्टर बनर्जी, प्लीज़। कहते कहते वह नीचे बैठ गया। उसका गला रुंध गया था, आगे कुछ बोल ही न पाया। डॉक्टर बनर्जी ने उसे उठाकर कुर्सी पर बैठाया और पास ही पड़ी तिरसा की रिपोर्ट को पढ़कर बोले, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा, उसे कुछ नहीं होगा। फिर डॉक्टर बनर्जी तिरसा के वार्ड में जा पहुँचे। एक बार फिर तिरसा का चेकअप किया। फिर नर्स को ऑपरेशन की तैयारी करने को कहा और ऑपरेशन रूम में तिरसा को शिफ्ट करने को बोल कर कबीर के पास जा पहुँचे। डॉक्टर बनर्जी, तिरसा की हालत सच में क्रिटिकल है। उसकी बॉडी में कई जगह कांच घुस गए हैं, बहुत खून भी बह चुका है। हमें पहले ही खून का इंतजाम कर लेना चाहिए। कबीर, मेरा और तिरसा का ब्लड ग्रुप सेम है। डॉक्टर बनर्जी, ठीक है, तैयार रहना, ज़रूरत पड़ सकती है, मैं चलता हूँ। फिर रुककर बोले, यह सब हुआ कैसे कबीर? कबीर, मुझे नहीं पता, मैंने उसे हॉस्पिटल में ही देखा था। फिर डॉक्टर बनर्जी जाने लगे। डॉक्टर बनर्जी, वो ठीक तो हो जाएगी ना? मुझे बहुत डर लग रहा है। कबीर का दर्द उसकी आवाज़ से झलक रहा था। कबीर, तुम खुद इतने बड़े डॉक्टर होकर ये पूछ रहे हो, तुम तो ये सब रोज़ देखते हो। फिर भी? डॉक्टर बनर्जी ने आश्चर्य जाहिर किया। क्या करूं, आज मैं डॉक्टर नहीं हूं, एक सामान्य इंसान हूं जो किसी अपने को ऐसी हालत में देख रहा है जिसे दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार किया था, सिर्फ उसे ही चाहा था, सिर्फ उसकी खुशियां ही मांगी। फिर मैं उसे ऐसी हालत में कैसे देखूं? कैसे? मैं टूट गया था। उसे उम्मीद खोती नज़र आ रही थी। डॉक्टर बनर्जी, देखो कबीर, मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूँ, पर तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। उसका यहाँ पर तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। जब तुम कमज़ोर पड़ जाओगे तो उसे हिम्मत कैसे मिलेगी? तुम्हें देखकर उसे हिम्मत मिलेगी, नहीं तो वह भी टूट जाएगी। तुम उससे अब भी प्यार करते हो ना? उसकी खुशी देखना चाहते हो? तुम्हें हिम्मत करनी होगी। ओके। इसके बाद डॉक्टर बनर्जी ऑपरेशन रूम की तरफ चले गए। कबीर वहीं बैठा तिरसा के बारे में सोच रहा था। 6 साल पहले तिरसा की शादी के एक दिन पहले उसकी आखिरी मुलाकात हुई थी तिरसा से।
बचपन से दोनों एक दूसरे को जानते थे, हर लम्हे के साक्षी थे। दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी के इंटर तक की पढ़ाई दोनों ने साथ में की थी। कबीर तिरसा से 3 साल बड़ा था, पर तिरसा हमेशा उसे चिढ़ाने के लिए बुद्धू राम ही कहती थी। तिरसा के काले घने लंबे बाल जब खुले होते, कबीर पीछे से किसी चीज़ से बांधकर भाग जाता। फिर जब तिरसा छुड़ाते छुड़ाते थक कर रोने वाली होती, तब कबीर आकर उसके बाल छुड़ाता और बोलता, इतने बड़े बाल क्यों रखती है, छोटे रखा कर, नहीं तो मैं तुझे ऐसे ही परेशान करूँगा। और तू मुझे बुद्धू राम मत बोला कर, समझी। ऐसे ही हंसते खेलते कब दोनों बड़े हो गए पता ही नहीं चला। कबीर ने आगे की पढ़ाई के लिए कुछ सोचा नहीं था, उसका कोई लक्ष्य नहीं था। फिर अपनी माँ के कहने पर मेडिकल की तैयारी करने के लिए शहर आ गया। उसकी माँ का तर्क था कि भगवान के बाद डॉक्टर के हाथ में ही वो ताकत है जो लोगों की जान बचा सके। और यह बात कबीर के मन को छू गई और उसने डॉक्टर बनने का सोच लिया। एंट्रेंस एग्ज़ाम में पास हो जाने के कुछ दिन बाद एडमिशन शुरू हो रहे थे, तो कबीर ने सोचा घर चला जाऊं। काफ़ी दिन से मम्मी पापा से नहीं मिला और तिरसा से भी, तो कुछ दिन के लिए घर चला आया। घर शाम को पहुंचा, काफ़ी थक गया था, तो सोचा तिरसा से कल मिल लूँगा। अगले दिन सुबह कबीर अपने बिस्तर पर सो रहा था। उसको अपने कान में कुछ घुसता हुआ मालूम हुआ। नींद में था तो उंगली डालकर चेक किया, फिर करवट लेकर सो गया। थोड़ी देर बाद फिर उसे कान में घुसता मालूम हुआ, पर इस बार जब उसने कान में उंगली डालने के लिए हाथ ऊपर किया तो किसी के हाथ से टकराया। उसने हाथ पकड़ लिया और उठ बैठा। फिर तिरसा की बच्ची कहते हुए दूसरा हाथ मारने के लिए उठाया, पर तिरसा की बंद आँखें, खूबसूरत चेहरे पर डर, घबराहट और डर से भींचे होंठ, चेहरे पर बालों की लट। कबीर ने पहली बार इतने ध्यान से तिरसा को देखा और देखता ही रह गया। उसे अपने अंदर कुछ महसूस हो रहा था। यह एहसास पहली बार था और शायद दोनों तरफ था। जब कबीर की उंगलियों की छुअन को तिरसा ने अपने चेहरे पर महसूस किया तो उसने धीरे से आंखें खोलीं। कबीर उसके बालों को उसके चेहरे से हटा रहा था। दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए थे। एक नए रिश्ते की शुरुआत हो चुकी थी। तिरसा शर्मा गई थी, वहाँ से भाग जाना चाहती थी और इसी कोशिश में उठी भी, और पर कबीर ने उसकी कलाई पकड़कर अपनी तरफ खींचा तो दोनों एक दूसरे के ऊपर बिस्तर पर आ गिरे। फिर दोनों एक दूसरे की आंखों में नए सपने, नए एहसास, नई भावनाओं से परिचय हो रहा था। तिरसा के चेहरे पर आ रही बालों की लटों को हटाने के लिए कबीर ने अपनी उंगलियों को उसके चेहरे से लगाया। तिरसा ने कबीर को जोर का धक्का दिया और उठकर भाग गई, पर उसका दुपट्टा कबीर के पास रह गया, जो आज तक तिरसा की पहली और आखिरी निशानी के रूप में कबीर के पास है। फिर अगले ही दिन कबीर को अचानक से कॉलेज जाना पड़ा, हॉस्टल के लिए। उसके बाद जल्दी ही कॉलेज शुरू हो गया। वो वापस आया ही नहीं, फिर अपनी कॉलेज लाइफ में बिजी हो गया। कुछ दिन बाद उसके एग्ज़ाम सिर पर आ गए थे, तभी पता चला कि तिरसा की शादी तय हो गई है। उसका दिल टूट गया था, पर वह तिरसा को दुविधा में नहीं डालना चाहता था, इसलिए उसने तिरसा से होने वाली कभी कभार की बातों को एकदम से बंद कर दिया। पर उससे एक बार मिलना चाहता था। कॉलेज से छुट्टी लेकर घर आया। उसके 10 मिनट बाद ही तिरसा की छोटी बहन सुची आई और हाँफते हुए बोली, भैया आपको दीदी ने बुलाया है। ठीक है, तुम चलो, मैं आता हूँ, कबीर ने जवाब दिया। थोड़ी देर बाद तिरसा और कबीर एक दूसरे के सामने थे। हमेशा एक दूसरे से लड़ने वाले, जो अगर 2 पल भी साथ हों तो तुरंत तू मैं शुरू हो जाती थी, आज 15 मिनट से सिर्फ एक दूसरे को देख रहे थे। उन्हें बात करने के लिए शब्द नहीं मिल रहे थे और उनके दिल को बात करने से फुर्सत नहीं थी। मेरी याद नहीं आई तुम्हें? तिरसा ने अपने आंसुओं को पीते हुए पूछा। नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें कभी भूला ही नहीं, अपनी तकलीफ़ छुपाते हुए मुस्कुराकर कबीर बोला। तिरसा कबीर को गले से लगाना चाहती थी, पर कुछ नए भावी बंधनों ने उसे रोक लिया। ये तुम्हारी शादी का तोहफ़ा, तुम हमेशा खुश रहो, कांपते हाथों से उसकी तरफ बढ़ाया। उसकी आवाज़ बड़ी मुश्किल से निकल रही थी।
आज क्यों? शादी तो कल है ना, तिरसा ने कहा। मैं कल नहीं आ पाऊँगा, वापस जा रहा हूँ, एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं ना, अपने दर्द का घूंट पीते हुए बोला। मेरी शादी के लिए भी नहीं रुकोगे? रुंधे गले से तिरसा ने कहा। मैं रुक गया तो शायद तुम शादी ही ना कर पाओ। कबीर की आंखों में आंसू की एक बूंद टपक पड़ी। हाँ कबीर, तुम मत आना, नहीं तो मैं सच में शादी नहीं कर पाऊँगी। कहते कहते रो पड़ी तिरसा और चली गई वहाँ से। कबीर के सब्र का बांध भी टूट गया था। पूरी रात छत पर बैठकर रोता रहा। अगले दिन कबीर हॉस्टल चला गया और तिरसा ससुराल चली गई। कबीर कबीर, डॉक्टर बनर्जी की आवाज़ में वह भविष्य में वापस आ गया। डॉक्टर बनर्जी, ऑपरेशन सफल रहा। कबीर ने तुरंत डॉक्टर बनर्जी को गले लगा लिया और शुक्रिया अदा किया। डॉक्टर बनर्जी, अभी वह पूरी तरह से खतरे से बाहर नहीं है। काफ़ी खून बह जाने से वह काफ़ी कमज़ोर हो गई है। तुम्हारे खून की ज़रूरत है। ये 8 घंटे बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि हाथ पैर पीठ के अलावा बहुत सारे कांच के टुकड़े उसकी कनपट्टी के पास मिले हैं, जो थोड़े रिस्की हो सकते हैं। खुद को संभालता हुआ कबीर तिरसा को खून देने के बाद बाहर पड़ी बेंच पर बैठ तिरसा के बारे में सोच रहा था। उसे थोड़ी कमज़ोरी महसूस हो रही थी। डॉक्टर बनर्जी उसके लिए जूस लेकर आए और उसके पास बैठते हुए बोले, हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा और उसके घर वालों को खबर कर दो। कबीर, मेरे पास किसी का कांटेक्ट नहीं है। तिरसा की शादी के बाद मैंने घर जाना बंद कर दिया तो पापा ने कॉलेज के पास ही घर ले लिया था। फिर हम कभी वापस गए ही नहीं। डॉक्टर बनर्जी, तो उसकी देखभाल की जिम्मेदारी कौन लेगा? उसे एक अच्छे केयर की सख्त ज़रूरत है। मैं हूँ ना, मैं उसे अपने फ्लैट पर ले जाऊँगा, मैं उसकी देखभाल करूँगा, कबीर ने कहा। डॉक्टर बनर्जी, पर वह शादीशुदा है, ऐसे कैसे तुम उसे अपने घर में रख सकते हो? कबीर, मैं जानता हूँ, पर इस समय मैं किसी और पर विश्वास नहीं कर सकता। और फिर यहाँ मेरे अलावा कौन है उसका? उसके पति, घरवाले, रिश्तेदार कोई तो नहीं है। किसी का कुछ पता नहीं है। वो लोग भी तिरसा को ऐसी हालत में कैसे देखेंगे? इसलिए जब तक ठीक ना हो जाए मेरे साथ रहेगी। फिर वह जहाँ जाना चाहेगी मैं छोड़ जाऊँगा। डॉक्टर बनर्जी ने सहमति जताई। शाम के 6 बज रहे थे। कुछ देर कबीर के पास बैठने के बाद घर जाने के लिए खड़े हो गए और ज़रूरत पड़ने पर कॉल करने का कहा और चले गए। कबीर जाकर तिरसा के पास बैठ गया। वह तिरसा के साथ हुए इस भयानक हादसे के बारे में सोच रहा था, पर किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सका, पर सोचते सोचते वहीं सो गया। सुबह के 7 बज चुके थे। कबीर उठा तो उसने देखा वह अपने कैबिन में है। फिर सामने से आते हुए डॉक्टर बनर्जी मुस्कुराकर बोले, मैं लेके आया हूँ तुम्हें। तुम गहरी नींद में थे तो जगाना ठीक नहीं समझा। तुम तिरसा के बेड के पास ही सो गए थे। होश आया उसे? कबीर ने उत्तेजित होकर पूछा। डॉक्टर बनर्जी ने नामे सिर हिलाया। कबीर भागकर तिरसा के पास पहुंचा। वो अब भी बेहोश थी। डॉक्टर बनर्जी ने 8 घंटे बोला था, पर 12 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया था, पर तिरसा को होश नहीं आया था। कबीर तिरसा के पास ही बैठ गया। वह एकटक निरीह भाव से तिरसा को देख रहा था। आज अपने आप को बहुत लाचार महसूस कर रहा था। उसने तिरसा के हाथ को अपने कांपते हाथों से उठाकर अपने हाथ में रखा। थोड़ी देर बाद उसे तिरसा की हथेली में हरकत होती हुई महसूस हुई। तब उसने उसके चेहरे की तरफ देखा। तिरसा को होश आ रहा था। कबीर ने जल्दी से डॉक्टर बनर्जी को बुलाया। उन्होंने आकर दोबारा तिरसा का चेकअप किया। तिरसा की हालत काफ़ी हद तक कंट्रोल में थी, पर तिरसा को बात करने और दिमाग पर जोर डालने से मना किया था, क्योंकि कान के पास लगे टाँकों के खुलने का डर था और कमज़ोरी भी ज़्यादा थी। कबीर रोज़ आकर घंटों उसके पास बैठता, पर बोलता कुछ नहीं, सिर्फ उसे देखता रहता। उसको दवाई देना, खाना खिलाना सब अपने हाथ से करता, और अगर तिरसा कुछ कहने की कोशिश करती तो चुप रहने का इशारा करता और कहता, पहले ठीक हो जाओ फिर बात करना। फिर उसने तिरसा को कहानियाँ, कविताएं पढ़कर सुनाना शुरू कर दिया, जिससे तिरसा को बोरियत ना महसूस हो। 1 हफ्ते बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर अपने फ्लैट में तिरसा को ले आया। वहाँ वह अकेला ही रहता था।
उसके माता पिता अब भी उसके कॉलेज के पास वाले घर में ही रहते थे। कबीर ने तिरसा को अपना छोटा सा फ्लैट दिखाया। तिरसा ने मुस्कुराकर हाथों के इशारे से बताया, बहुत सुंदर है। कबीर ने कुछ दिनों की छुट्टी ले ली थी तिरसा के लिए। अब तिरसा ने थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू कर दिया था, पर कबीर अब भी उसे ज़्यादा बातें करने से मना करता था। कबीर तिरसा का पूरा ख्याल रखता था, तिरसा की पसंद नापसंद का भी ध्यान रखता, उसे हमेशा खुश रखता था। अब पूरा दिन कबीर और तिरसा का समय साथ साथ बीतता, साथ में खाना खाना, कबीर का किताब पढ़कर सुनाना, मूवी देखना और बातें करना, जिसमें तिरसा का रोल सिर्फ सुनने व देखने वाले का होता था। बरसों बाद इतनी खुशी तिरसा को मिली थी और कबीर भी, इसलिए उसकी सेहत में दुगनी गति से सुधार हो रहा था। घाव भी तेज़ी से भर रहे थे। इस तरह 20 दिन बीत गए। अब काफ़ी हद तक तिरसा के घाव भर चुके थे और सबसे अच्छी बात यह थी कि सिर में लगी चोट का नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा था। अब वह आराम से बोल सकती थी, सारे काम कर सकती थी। वह सबसे ज़्यादा खुश तो इस बात से थी कि वह कबीर से दोबारा मिल पाई। एक दिन दोनों बैठे थे। तिरसा ने कहा, तुमने शादी क्यों नहीं की? इसका कोई जवाब कबीर के पास नहीं था, पर कुछ तो बोलना ही था तो कह दिया, कोई ऐसा मिला ही नहीं जो मुझे पसंद आए। तिरसा ने हल्का सा मुंह टेढ़ा कर मुस्कुरा दी। मुझे लगता है तुम्हारे घर अब खबर कर देनी चाहिए, सब बहुत परेशान होंगे। काफ़ी दिन हो गए, मुझे तुम्हारे घर का ना पता ही मालूम था, ना ही कोई नंबर था, और मैं तुम पर कोई प्रेशर नहीं डालना चाहता था, इसलिए कभी पूछा नहीं। तुम चाहो तो अपने घर से बात कर सकती हो। कबीर ने फ़ोन उसकी तरफ आगे बढ़ाते हुए कहा। इतना सुनते ही तिरसा की आंखें भर आई थीं। वह कमरे की तरफ भाग गई। कबीर ने थोड़ी देर बाद उसके कमरे में गया और धीरे से पूछा, क्या हुआ तिरसा? घर पर कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था क्या? तिरसा ने रोते हुए नामे सिर हिलाया। कबीर ने फिर कुछ न पूछकर तिरसा को पानी लाकर दिया। पानी पीने के बाद कबीर ने उसके आंसू पोंछते हुए बेड पर बिठाया और कहा, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बताओ क्या हुआ है? तुम यहाँ और अकेले कैसे? तुम्हारे पति कहाँ हैं? वो साथ क्यों नहीं है? क्या उसने धोखा दिया तुम्हें? कबीर के सवाल खत्म ही नहीं हो रहे थे। तिरसा बेड से उतरकर खिड़की के पास जाकर खड़ी हुई और सपाट शब्दों में कहा, वो अब इस दुनिया में नहीं है। कबीर तिरसा की बात सुनकर एकदम से शांत हो गया। वह तिरसा का चेहरा देख रहा था। उसकी आंखों से आंसू तो बह रहे थे, पर चेहरा भावविहीन था। उसे तिरसा के लिए डर लग रहा था। तिरसा ने कहना शुरू किया, शादी के एक हफ्ते बाद हनीमून के लिए टिकट्स बुक थे, तो घर वालों ने कुल देवी के मंदिर जाकर आशीर्वाद लेने को कहा। अगले दिन हम कार से निकल गए। कुल देवी के मंदिर से वापस आते समय हमारी कार का बहुत भयंकर एक्सीडेंट हो गया, जिसमें मैं तो बच गई, पर रोहन ना बच सका। इसके बाद मेरे ससुराल वालों ने मुझे यह कहकर मेरे घर वापस भेज दिया कि मैं मनहूस हूँ, मैं उनके बेटे को खा गई। वो लोग मुझे अपने घर में नहीं रखना चाहते थे। मैं घर आ तो गई, पर यहाँ भी लोगों का रवैया बदल गया था। बुआ जी के कहने पर मुझे विधवा आश्रम में छोड़ दिया गया। मैं बहुत चीखी चिल्लाई गिड़गिड़ाई, अपने ही घर में रहने के लिए एक कोने की भीख मांगी, पर किसी ने ना सुनी और ना ही मेरी हालत पर किसी को तरस आया। मुझसे ज़्यादा उन्हें अपनी इज्जत और सची की शादी की चिंता थी। कहना था कि अगर मैं घर में रही तो सची की शादी में अड़चन आएगी। मैं अब तक विधवा आश्रम में ही थी, अपनी ज़िंदगी के बचे दिन काट रही थी। हर रात की खामोशी और तन्हाई से मेरी जंग छिड़ती थी। वहाँ पर बहुत सारी पाबंदियाँ थीं जिनसे मेरा वहाँ दम घुटता था। रीति रिवाज के नाम पर वहाँ के लोगों ने ना जाने कौन कौन सी मानसिक और शारीरिक कष्ट दिए। उसी रीति रिवाज के नाम पर मेरे बालों को काट दिया गया। मैंने बहुत बार कहा कि मेरे बाल मत काटो, रोई भी, पर जब माँ बाप ने नहीं सुनी तो वो सब तो बेगाने थे, वो क्यों सुनते। भगवान तो लगता था मुझे भूल ही गए हैं कि उन्होंने मुझे भी बनाया है। मैं भी इस सृष्टि का एक हिस्सा हूँ, मुझे भी खुशियों के साथ जीने का हक है। मैं तो हंसना ही भूल गई थी।
रोने पर आंखों से आंसू भी नहीं निकलते थे, आंसू भी सूख कर साथ छोड़ चुके थे। हर तरफ मुझे अंधेरा ही नज़र आता था, घना अंधेरा। हर रात मेरे मन में आत्महत्या के ख्याल आते, पर एक नई सुबह की उम्मीद लिए मैं वह रात भी काट लेती। वहाँ भी मुझसे कोई बात नहीं करता था। शादी के एक हफ्ते के अंदर पति का मर जाना, इससे वो लोग भी मुझे मनहूस मानने लगे थे। वहाँ बस मुझे 2 वक्त का खाना और रहने का स्थान मिला था। दिन तो कट जाते, पर हर रात मेरे लिए अमावस की रात होती थी। मैं अपनी ज़िंदगी से निराश हो चुकी थी, हर तरफ से। मुझ में जीने की कोई इच्छा ही नहीं बची थी, क्योंकि जीने की कोई वजह ही नहीं बची थी। घर से भी कभी कोई मुझे देखने तक नहीं आया। मेरा तो अपना भी कहने के लिए कोई नहीं था। शायद किसी से कह पाती तो दुख कम हो जाता, पर कोई दुख भी बांटने वाला नहीं था। दिल करता था कि कोई आए और गले लगाकर कहे, तिरसा सब ठीक हो जाएगा, पर कोई नहीं था मेरे पास। जोर से चीखने का मन होता था। दिल करता था कि अपने शरीर पर इतने घाव करूं कि खुद गिर ना पाऊं। अंदर ही अंदर मैं मर चुकी थी, शायद जिंदा लाश बन गई थी। पता नहीं किस गुनाह के लिए मुझे इतनी बड़ी सज़ा दी जा रही थी। इस सज़ा से तो अच्छी मौत लग रही थी मुझे। मेरी पूरी ज़िंदगी तबाह हो गई थी, पर शायद तुमसे मिलना बाकी था, जो मैं मरी नहीं। हॉस्पिटल पहुंचने वाली रात को मैं आत्महत्या के ही इरादे से वहां से भागी थी, पर यह भी ऊपर वाले को मंजूर नहीं था। 3-4 गुंडे मेरे पीछे पड़ गए। उन्हीं से भागते भागते मैं आमने सामने आ रही गाड़ियों को देख ही नहीं पाई। गाड़ियों से टकराने के समय मैं पीछे गुंडे को देख रही थी। अचानक से सामने तेज़ आवाज़, रोशनी में मुझे कुछ समझ न आया। मैं बहुत तेज़ दौड़ रही थी, खुद को संभाल नहीं पाई और उन गाड़ियों से मैं भी टकरा गई। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। जब थोड़ा होश आया तो मैं हॉस्पिटल में थी, पर तब भी अफसोस ही हुआ कि मौत ने भी मुझ मनहूस को नहीं अपनाया, और माँ बाप ने भी। तो दुनिया ने ठुकराकर ज़्यादा सितम नहीं किया मुझ पर। ऐसा इतना कहकर चुप हो गई। कबीर का शरीर सुन्न हो गया था, आत्मा तड़प उठी थी। जिसके शरीर पर लगे घाव को देखकर दर्जनों ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम देने वाले डॉक्टर कबीर के हाथ कांप उठे थे, तो उसकी तो पूरी आत्मा हर अंग जख्मों से छलनी है, जिनका इलाज तो उसके पास है ही नहीं। कबीर बेड से उठा, उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली थी। उसने दौड़कर तिरसा को गले से लगा लिया। तिरसा को उसकी बाहों में इतना सुकून का एहसास हुआ, जितना एक अजन्मे बच्चे को माँ की कोख में होता है। यह सुकून बहुत दिनों बाद मिला था। काफ़ी देर तक कबीर उसके गले लगा रहा। फिर उसे महसूस हुआ कि तिरसा की गिरफ्त ढीली पड़ चुकी है। उसने अपने से दूर कर तिरसा को देखना चाहा, तो वह उसकी बाहों में झूल गई। कबीर ने उसके गालों को थपथपाते हुए कहा, तिरसा तिरसा। तिरसा बेहोश हो चुकी थी। हॉस्पिटल में डॉक्टर बनर्जी ने तिरसा का चेकअप किया और कहा, कमजोरी और स्ट्रेस लेने की वजह से ऐसा हुआ। घबराने की कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद उसे होश आ जाएगा। उसे तुम घर लेकर जा सकते हो। 3 दिन बाद तिरसा छत पर अकेली बैठी नीले आसमान को देख रही थी। कबीर उसके पास बैठते हुए बोला, अब तबीयत कैसी है? ठीक हूँ, तिरसा ने बिना देखे जवाब दिया। थोड़ी चुप रहने के बाद कबीर तिरसा से दूर जाकर बैठते हुए बोला, तिरसा, तुमने उस दिन पूछा था कि मैंने शादी क्यों नहीं की, तो मैं आज बताना चाहता हूँ। तिरसा आश्चर्य से कबीर को देखने लगी। कबीर ने आगे कहा, मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया था। मैं किसी को धोखा नहीं देना चाहता था। जो प्यार मैंने तुमसे किया था वो किसी और को नहीं दे पाता। यह उसके साथ अन्याय होता, इसलिए मैंने शादी न करने का फैसला किया। मम्मी पापा ने ज़्यादा दबाव डाला तो यहाँ आ गया और अकेले रहकर जॉब करने लगा। तुमसे आखिरी मुलाकात के बाद मैं चैन से सो नहीं पाया हूँ। कॉलेज के समय जब नींद नहीं आती थी तो पढ़ने लगता था, पर दिमाग और दिल में तुम ही बसती थी। जॉब मिलने के बाद मैं रात रात भर जाग कर काम करता था, जिससे मैं तुम्हें याद ना करूं, भूल जाऊं। पर मैं कभी तुम्हें ना ही दिल से निकाल पाया, ना ही कभी भुला पाया। मेरे दिल और इस घर में सिर्फ एक ही जगह खाली थी, और उसमें तुम बस गई।
फिर किसी और के लिए ना दिल में जगह बची और ना घर में। तो क्या अपनी जगह में फिर से वापस रहना चाहोगी? मेरी उजड़ी दुनिया को आबाद करना चाहोगी? तिरसा की आंखों में आंसू और खुशियों ने दस्तक दे दी थी। वह दौड़कर कबीर के सीने से जा लगी। दोनों एक दूसरे की बाहों में आज उम्र भर का सुकून महसूस कर रहे थे। उन दोनों को यूँ देखकर लग रहा था कि जैसे वो सदियों के बिछड़े हैं जो इस जन्म में आकर मिले हैं।